देखिए, श्रीलंका के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं। सरकार के पास इतने फॉरेन करेंसी रिजर्व भी नहीं है कि वो जो है अपना बेसिक जो एसेंशियल्स हैं, जैसे कि फ्यूल है, कोल है, पावर सप्लाई के लिए जो मटेरियल है, पावर है, और केमिकल्स हैं, मेडिसिन हैं, वो इंपोर्ट नहीं कर पा रही है। तो इस बीच एक नई खबर निकल के आ रही है कि श्रीलंकन गवर्नमेंट ने ये डिसाइड करा है कि वो डिफ़ॉल्ट करेगी। जो फॉरेन डेट की उसकी ऑब्लिगेशंस हैं, जो लाइबिलिटीज़ उसको पे करनी है, जो कि अराउंड $51 बिलियन की हैं। इसमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल भी है। और ऐसा श्रीलंकन गवर्नमेंट ने इसलिए बोला है क्योंकि वो वेट कर रही है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ से उसे कुछ असिस्टेंस मिले, तब वो जो है बाद में एक्सप्लोर करेगी पेमेंट करने के बारे में। देखिए, गवर्नमेंट का ये कहना है कि अभी फ़िलहाल उसके बाद इतने फॉरेन करेंसी रिजर्व भी नहीं है कि वो अपने एसेंशियल आइटम्स को जो है फुलफिल कर पाए, उसको इंपोर्ट कर पाए, अपनी आम जनता को जो है खिला पाए, उनकी मेडिसिन और उनका ट्रांसपोर्ट का अरेंज कर पाए। तो पेमेंट का तो सवाल ही नहीं उठता है। इस बीच रेटिंग एजेंसी जो है फिच और स्टैंडर्ड एंड पुअर, इस तरह की जो रेटिंग एजेंसीज हैं और जो रेटिंग करती हैं, उन्होंने जो है श्रीलंका की सॉवरेन डेट को डाउनग्रेड कर दिया है, उसको जो है रेटिंग उसकी कम कर दी है। अभी सॉवरेन डेट क्या होता है? सॉवरेन डेट ये होता है कि जब सरकार को पैसा चाहिए होता है, अपने रेवेन्यू से ज़्यादा उसको पैसा चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 करोड़ का उसका एक रेवेन्यू है टैक्सेस से या अदर सोर्सेज से, तो सरकार को अगर 150 करोड़ खर्च करना है तो 50 करोड़ उसे एडिशनल पैसा चाहिए। तो वो सॉवरेन डेट के थ्रू रेज कर सकती है, जो कि अपनी डोमेस्टिक करेंसी में भी हो सकता है या फॉरेन करेंसी में भी हो सकता है। ये पैसा वो इसलिए रेज करती है तो क्योंकि उसे डेवलपमेंट करनी है, अपने देश में जो है कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, उसके लिए वो सॉवरेन डेट जो है इशू करती है। अब देखिए, इस वीडियो में हम बैकग्राउंड हमने समझ लिया। अब हम ये समझेंगे कि कारण क्या है, क्यों जो है ऐसे क्राइसिस की सिचुएशन अराइज हुई और श्रीलंका जो है डिफॉल्ट करने की सिचुएशन तक पहुंच गया और इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहे हैं वहाँ पे। आम जनता जो सरकार के खिलाफ खड़ी है सड़कों पे। देखिए, एक बड़ा कारण इसका ये है कि लिटे लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, ये जो है तमिल का एक तमिल मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न श्रीलंका में थी। और इसका एम था कि वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना चाहते थे तमिल एलम के नाम से, इन द नॉर्थ एंड ईस्ट श्रीलंका। और ऐसा इसलिए क्योंकि वो जो है ऑप्रेसिव फील करते थे, उनको जो है श्रीलंका की गवर्नमेंट की स्टेट पॉलिसीज थी वो उनके खिलाफ थी, ऐसा उनका मानना था। वो डिस्क्रिमिनेटरी थी क्योंकि वो जो माइनॉरिटी में थे श्रीलंकन तमिल्स, वो उनके खिलाफ बनती थी और मेजॉरिटी वहाँ पे थी सिन्हालिस। और इसके अलावा ऑप्रेसिव एक्शन जो कि एंटी तमिल प्रोग्राम्स थे 1956 में, 1958 में मेजॉरिटी सिन्हालिस ने जो चलाए थे श्रीलंका में तमिल्स के खिलाफ। अब देखिए, ये सारी प्रॉब्लम तो हमने समझ ली। इसके अलावा 1995 से लेकर 2006 तक एक लंबी लड़ाई थी। श्रीलंकन गवर्नमेंट जो है माइंडलेसली, ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने आर्म्स एंड एम्यूनिशन जो है इंपोर्ट करे बाकी कंट्रीज से, इस एलम फ्रीडम स्ट्रगल को कंटेन करने के लिए, लिट्टे से लड़ाई कर लड़ने के लिए। और ये 30 साल की, 3 डिकेट्स की लंबी जो लड़ाई थी, इसमें जो है श्रीलंकन इकॉनमी को काफ़ी बड़ा एक झटका लगा। और जो कंट्रीज जो हैं आर्म्स एंड एम्यूनिशन काफ़ी हायर रेट पे सप्लाई कर रही थी श्रीलंकन गवर्नमेंट को। ऑब्जेक्टिव सिर्फ श्रीलंकन गवर्नमेंट का ये था कि वो डिफीट करना चाहते थे टाइगर्स को। और टाइगर्स जो है बदले में वो काफ़ी माइंडफुली लड़ाई लड़ रहे थे। वो आर्म्स एंड एम्यूनिशन जो था श्रीलंकन आर्मी का, उसको वेस्ट कराना चाहते थे, क्योंकि वो गुरिल्ला वॉर लड़ रहे थे और उससे जो है ज़्यादा वेस्टेज होती थी श्रीलंकन आर्मी की। वो टारगेट को हिट नहीं कर पाती थी मोस्ट ऑफ द टाइम्स। इससे जो है वो ये चाहते थे कि इकोनॉमी जो है वो उसमें उसको एक झटका लगे और इकोनॉमिकली श्रीलंकन गवर्नमेंट जो है वीक हो जाए, उनसे आगे उनसे लड़ने के जो है लायक न रहे। अभी प्रेजेंटली भी जो है श्रीलंकन आर्मी जो है काफ़ी हैवी प्रेजेंस एलम एरिया में जो है मेंटेन करती है, ताकि वो जो है उसके कब्जे में रहे। अदरवाइज अगर वो बैकआउट कर लेंगे तो दोबारा से जो है इसको कब्जाने के लिए जो है फिर हैवी कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है। देखिए, ये सारी कहानी तो हमने समझ ली कि ये एक बड़ा कारण था, लेकिन ये फिर भी चल रहा था तब तक जब तक कि श्रीलंका की अच्छी खासी रेवेन्यू जो है टूरिज्म सेक्टर से आ रही थी। लेकिन कोविड के बाद और लॉकडाउन्स लगने के बाद और 2-3 साल पहले बॉम्ब ब्लास्ट होने के बाद जो है श्रीलंका की टूरिज्म इंडस्ट्री को बड़ा हिट लगा और टूरिज्म से रेवेन्यू जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई, बहुत कम हो गई। और इसके अलावा कुछ और कारण थे जिसकी वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस हुए, वो भी समझ लेते हैं। जैसे कि लॉट्स ऑफ फ्रीबीज जो है दिए गए राजपक्षा की सरकार के द्वारा श्रीलंकन्स को और उनके फेवर में वोट करने के लिए। देखिए, लंकन्स जो हैं, श्रीलंकन जो लोग हैं, उन्होंने वोट करा राजपक्सा के फेवर में, ये जानते हुए कि वो जो है पास्ट में करप्शन में इन्वॉल्व थे और कई उन्होंने नेशनल एसेट जो है देश के वो चाइना को बेचे और डायनेस्टिक पॉलिटिक्स थी
और ये सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद उन्होंने जो है उनके फेवर में वोट करा, क्योंकि बहुत सारे फ्रीबीज जो है उनको दिए गए, जिसमें से एक तो ये था कि जो जीएसटी था उनका, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको वैट टैक्स बोलते हैं सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर, वो उन्होंने जो है प्रॉमिस किया था कि उसको घटा करके सिर्फ 8% कर देंगे। इसकी वजह से चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा सस्ती हो गई और लोग जो है इससे जो है ल्योर हो गए, उसके लालच में आकर के जो उन्होंने उसको फेवर में वोट करा। एक कारण ये भी था कि उन्होंने जो है टैक्स ब्रैकेट, इनकम टैक्स का जो टैक्स ब्रैकेट है उसको घटा करके 5 लाख से जो है बढ़ा करके उसको 30 लाख कर दिया। मतलब इनकम टैक्स घटा दिया और स्लैब रेट बढ़ा दिया, जिससे बहुत सारे लोग जो है, एक ह्यूज पॉपुलेशन जो है उस टैक्स ब्रैकेट से बाहर हो गई। तो ये भी काफ़ी पॉपुलर था एम्प्लॉयज़ के बीच में, उन्होंने इसे बहुत पसंद किया और उस सरकार के फेवर में जो है उन्होंने वोट करा। इसके बाद इन्होंने इनकम को जो है 30 लाख तक जो है कोई टैक्स नहीं लगाया, 30 लाख तक कोई टैक्स नहीं था। और 30 लाख के बाद भी अगर आपकी इनकम है तो 30 लाख तक 6% टैक्स, और उसके बाद 60 लाख तक सिर्फ 12% टैक्स, और 60 लाख के बाद जो है केवल 18% टैक्स, जो कि बहुत ही कम है। और जबकि अपर टैक्स में जो है सिर्फ 15% की लिमिट थी, यानी कि 15% टैक्स मैक्सिमम आपको दे रहे हैं, जबकि इंडिया में कॉरस्पॉन्डिंग 42% बैठता है, और बाकी की जो रिच डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे भी ये जो है 40% से लेकर 60% तक टैक्स बैठता है। इन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स को जो है 14% तक गिरा दिया है, 14% तक रिड्यूस कर दिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है, वर्ल्ड में बहुत ही लीस्ट है ये। और इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे और टैक्सेस को जो है गिरा करके, इंक्लूडिंग जो 2% नेशनल बिल्डिंग टैक्स था जो बिजनेसेस को पे करना था, वो भी इन्होंने कम कर दिया। और जीरो टैक्सेस थे इंडस्ट्रीज़ को लेकर के, जैसे आईटी सर्विसेज हो गए, होटल्स हो गए, इनको जो है टूरिज़्म के ऊपर बहुत ही लीस्ट टैक्सेस देने पड़ते थे। बहुत सारे टैक्सेस जो कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के ऊपर लगाए जाते थे पहले, देवर प्रॉमिस टू बी स्क्रैप, ऐसा इन्होंने प्रॉमिस करा इलेक्शन मैनिफेस्टो में कि उसको जो बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। और जो श्रीलंका के जो मोस्ट पावरफुल जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे, उन्होंने भी कैंपेन किया ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम कि उनके लिए वोट करें। तो इससे जो है रिलीजियस लोगों का भी वोट जो है सरकार को मिला, राजापक्सा सरकार के फेवर में मिला। इसके बाद इंडिविजुअल्स एंड जो कंपनीज थी जो कि फार्मिंग में थी, जो इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर में, फिशरीज में, लाइफ स्टॉक में, वो जो है टैक्स एग्जाम्प्ट कर दिया अगले 5 साल तक के लिए। और डेली वेजेस इन्होंने बढ़ा करके 1000 रुपये कर दिए, जिससे कि बहुत सारे वोट्स इनको मिले। मिनिमम सैलरी इन्होंने बढ़ा करके जो है प्राइवेट कंपनी से 12,500 रुपये पर मंथ कर दी, जिससे बहुत सारी फैमिलीज़ को अच्छा लगा और उन्होंने इनके फेवर में वोट किया। और टैक्सेस इन्होंने जो है घटा करके 24, रिटायरमेंट की जो ग्रेचुटी होती थी 24% से घटा करके 15% इन्होंने कर दी। इससे सारे सीनियर सिटीजन जो है खुश हो गए और उनके फेवर में वोट किया। इसके बाद जो नए बैंक के एम्प्लॉयज़ थे उनको जो है पेंशन की स्कीम में ला दिया, यानी कि जो पहले पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं थे उनको भी पेंशन का प्रॉमिस किया। और 15% का जो वैट था अपार्टमेंट्स के ऊपर उसको स्क्रैप कर दिया। नए जो यंग होम बायर थे वो काफ़ी लियोर हुए और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ को भी काफ़ी अच्छा लगा। इसके बाद इन्होंने जो है फ्यूल प्राइसेस को अंडर कंट्रोल रखने का जो है डिसाइड करा, प्रॉमिस करा, जिससे कि बर्डन कम हो सके लोगों के ऊपर। तो पेट्रोल जो है, जबकि ये इंडिया से ख़रीदते थे और श्रीलंका में बेचते थे, फिर भी इंडिया से कम रेट में श्रीलंका में बिकता था, जबकि जिस रेट में यहाँ से खरीद रहे हैं ऑब्वियसली उससे ज़्यादा रेट में वहाँ बिकना चाहिए, क्योंकि उनको अपनी कॉस्ट भी रिकवर करनी है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी है, उनका प्रॉफिट मार्जिन भी है। फिर भी वो जो है कम रेट पर बेचते थे। इससे टैक्स रेवेन्यू जो है सरकार की काफ़ी ज़्यादा हिट हुई। तो ये सब जो है लोगों को ल्योर करा उन्होंने, लेकिन इससे कंट्री की जो इकॉनमी जो है वो बैंकरप्ट हो गई। राजपक्सा सरकार ने जो प्रॉमिस करे थे उन्होंने पावर में आते ही ये सारे प्रॉमिस पूरे करे और सारे के सारे फ्रीबीज उनको खूब भर भर के बांटे। इससे क्या हुआ कि एक साइलेंट वोल्केनो, एक डोरमेंट वोल्केनो की तरह ये पूरा कंसेप्ट काम कर रहा था, जो कि जैसे आग लग रही होती है लेकिन कई सालों के बाद वो वोल्केनो जो है फटता है। तो यहाँ पे इकॉनमी जो है धीरे धीरे वीक होती जा रही थी। तो जो है अब जाकर के वो फटी और इतना ज़्यादा बैंकरप्ट हो गई कि अब वो कुछ अपने एसेंशियल्स भी इम्पोर्ट जो है नहीं कर पा रही है। अभी हालात ये है कि श्रीलंका के जो रुपी ट्रेड्स है, रुपी जो है दैट इज़ बीइंग ट्रेडेड एट 310 पर डॉलर। श्रीलंका का जो रुपया है वो 310 रुपये पर डॉलर पे बिक रहा है। तो दीज ऑल वर दी रीजन्स दैट वी हैव स्टडीड टू फाइंड आउट व्हाट कॉस्ट श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस।